तेज़ाब गर्दी के हवाले से बात करते हैं कि तेज़ाब गर्दी एक ऐसा अमल है जिससे इंसान जो है वो मुतासिर होता है तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है। और अगर 1999 से लेकर 2019 तक की बात की जाए तो तेज़ाब गर्दी के 3791 केसेस रिपोर्ट हुए। तेज़ाब गर्दी के हवाले से काम करने वाला एक इदारा है स्माइल अगेन फाउंडेशन और मुसर्रत मिसबा साहिबा इस इदारे की रूह रवां हैं और उन्होंने अब तक बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके चेहरों को रिस्टोर करने की कोशिश की है और उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेकर आने के लिए काम किया है। मुसर्रत मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत मिसबा साहिबा, जब ये ख़वातीन तेज़ाब गर्दी का शिकार होती हैं तो एक तो ये कि उनकी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाती है और फिर जाहिर है कि उनके ख़ानदान वालों की भी ज़िंदगी तब्दील होती है और फिर जैसा कि हम देखते हैं कि जो इकनॉमिक उनकी जब एम्पावरमेंट होती है तो फिर वो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ आने के लिए मजबूर आने पर जो है वो आती हैं और बाकी लोग भी उनसे जो है वो दोबारा सही तरीके से अपना राब्ता रख लेते हैं। इस हवाले से कानून साजी जो है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कानून साजी क्या है और कानून साजी पर कितना अमल होता है। देखिए, किसी भी जुर्म को ख़त्म करने के लिए बहरहाल कानून की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उस जुर्म को ख़त्म करना है तो उसका लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। कानून बहुत से हैं हमारे मुल्क में, तो दरख्तों के ऊपर भी कानून है, जानवरों के ऊपर भी कानून है, तो जो एसिड मार्ट विक्टिम्स हैं उनके लिए भी हैं, लेकिन उनको लागू करना बहुत ज़रूरी है। उनके स्पीडी ट्रायल्स और उनकी जो सज़ाएं हैं वो बहुत सर्टन होने चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ डिले होता है वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो बहुत नाउमीदी का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ डिले नहीं होता, 2011 ये भी बताएं कि क्योंकि आपने तो इन केसेस को बड़े करीब से खुद देखा होगा, डिले तो होता ही है, वो तो बहाना हो जाता है ना कि भाई आज जज साहब नहीं थे तो वकील नहीं था, तो आज फलाना नहीं थी चीज़ तो ढिमकाना चीज़ नहीं थी। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि जो मुल्जिम होता है, जिस पे इल्ज़ाम होता है कि उसने भाई तेज़ाब फेंका औरत पे, वो बड़ा उसके घर वाले या उसके जो रिश्तेदार हैं वो ख़वातीन को, उनके घर वालों को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। उसके हवाले से पुलिस की मदद या जो इदारे हैं उनकी मदद आप क्या होते हुए देखती हैं कि वो करते हैं? देखिए, इनकी जो FIRs लिखी जाती हैं वो बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले जो हैं वो जितनी भी कोशिश कर लें वो उसको सही तरीके से सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन लिखते वक्त अगर पुलिस वाले उनकी मदद कर दें और उनको वो शिके बता दें जिसके तहत वो सज़ाएं पा सकते हैं, तो यकीनन एक चीज़ बहुत बेहतर हो जाती है। नंबर 2 ये कि जो घर वाले होते हैं उस आदमी के जो परपिट्रेटर है उसको वो हमेशा जान पहचान वाले लोग ही होते हैं, तो पूरा ख़ानदान जो होता है वही उस बच्ची के ख़ानदान वालों को प्रेशराइज़ करता है कि अब तुम्हारी तो बेटी जल गई है, उसका तो हाल ही बुरा हो गया, मेरे गबरू जुबान को माफ़ कर दो और ये लो थोड़े से पैसे ले लो। तो ये किस्म का कंपाउंड जो क्राइम है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादती हो जाती है। इसमें चाहे वो कम तेज़ाब फेंका गया हो, ज़्यादा फेंका गया हो, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले और उस मर्द के, उस लड़के के जो करीब तरीन जैसे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनको चाहिए कि उसकी सज़ा जो है उसमें रखना ना डालें, क्योंकि अगर आज वो उस बच्चे को सज़ा नहीं देंगे या दिलवाएंगे तो वो और शेर हो जाता है और इसी वजह से इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर तेज़ाब की दस्तयाबी जो है वो भी बहुत आराम से हो जाती है। आप 150 रुपये में, 100 रुपये में जो है वो तेज़ाब जो है वो ख़रीद भी लेते हैं। ख़रीदते वक्त अगर दुकानदार भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का इजहार कर लें और लेने वाले का ID कार्ड मांग लें, उसके लिए भी कानून मौजूद है जो सेल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगेन वो इस तरह से लागू नहीं होता। अच्छा, ऐसी खतरनाक किस्म की चीज़ें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और इसी खित्ते के मुल्कों में आज तक बेची जा रही हैं और उसके हवाले से कानून कोई नहीं बना। अमेरिका में भी गन्स बेची जा रही हैं, अमेरिका में गन क्राइम है। हाँ नहीं, अमेरिका में गन क्राइम है, लेकिन ब्रिटेन में आप तेज़ाब और इस किस्म की चीज़ें, केमिकल्स नहीं खरीद बेच सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर परमिट चाहिए होता है। जो केमिकल्स बेचते हैं वो सिर्फ लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, वहां पर इस तरह का खुला कानून नहीं है, तो इसमें पाकिस्तान को करने की कुछ लाजमी जरूरत है। एक चीज और हमारे पास, हाँ जी फरमाइए। जी, मैं समझ, ये कानून हमारे पास भी मौजूद है। जो सेल करता है वो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, मगर
जब वो सेल कर रहा हो तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, और उसी सिलसिले में हमने पूरी एक कानून जो है उसका ड्राफ्ट बना के और उसकी अप्रूवल लेके बस हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जा होगी। लेकिन ज़ाहिर है उनके और भी बहुत से काम हैं और शायद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जुमला हर काम से पहले आ जाता है। हम जब भी कोई कानून इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो अक्सर लोगों से बात होती है, वो कहते हैं उनके और भी बहुत सारे काम हैं। अरे वो कौन से काम है पता नहीं, जो ये कवानीन बन नहीं रहे और 400 आदमी जो है वो असेंबली में बैठे हैं और कवानीन नहीं बन रहे हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ख़वातीन के हवाले से कवानीन जो हैं वो बहुत ही मसा ही बनते हैं। सो मेरे ख़्याल में इट्स अबाउट टाइम कि इस किस्म के घिनौने जो जुर्म हैं और जो मुजरिम हैं उनकी सज़ाएं भी यकीनी हों और कानून साजी भी जल्द से जल्द। अच्छा, कोई ऐसे केसेस हैं आपके जहन में जो आते हों कि जिसमें वाकई सज़ा हुई हो और सख्त सज़ा हुई हो तेज़ाब फेंकने वाले पर, और वो जो सख्त सज़ा होती है वो मैक्सिमम क्या होती है? जी हुई हैं। हमारी एक बच्ची का भी कराची में पिछले साल जो सज़ा दी गई है वो 32 साल की दी गई है। इसके अलावा भी 76 ईयर्स की भी सज़ा दी गई है, लेकिन ये सज़ा दिन रात काउंट होते हैं। सज़ा के अलावा जो है वो उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है। अगर वो कंपनसेशन नहीं देंगे तो भी वो सज़ा में ऐड ऑन हो जाता है। और लेकिन ये भी हुआ है कि ऐसे मुजरिमों को ईद बकरीद में जो है वो माफ़ी भी दे दी जाती है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। अच्छा, एक और एंगल भी है इस चीज़ का कि जब ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका जाता है तो उनके अपने घर वाले बहुत मर्तबा उन्हीं को ब्लेम कर रहे होते हैं, उनकी किरदारकुशी होती है। ऐसी लड़कियों का फिर आप किस तरह से उनका मोराल बुलंद करती हैं और उनके हवाले से फिर आप लोग कैसे काम करते हैं? ये सब वही मेंटल हेल्थ की बात आ जाती है। देखिए, चाहे कितनी ही गुनाहगार हो, चाहे कितनी ही कोताही और कितनी ही गलती हो, सज़ा इस किस्म की देने का प्रोगेटिव किसी को भी नहीं है, ठीक है। और जलाए जाने की सज़ा ये तो हम इंसानों को हम कर ही नहीं सकते। सो मैं समझती हूँ कि जो ख़ानदान वाले हैं, जो घर वाले हैं, अगर उनका एक पॉजिटिव रवैया हो तो आसपास के लोगों का भी रवैये पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं अपनी छोटी सी यहाँ पे मिसाल देती हूँ कि वो बच्चियाँ जो कि डेपिलेक्स में काम करती हैं और वो ब्यूटी का काम कर रही हैं और उनके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल मस्क हो चुके हैं, वो बच्चियाँ जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो ख़वातीन जो थीं उनसे काम नहीं करवाती थीं। उनका रवैया ये था कि नहीं, आप प्लीज़ हमें ना करने दीजिए, किसी और को बुला लीजिए। लेकिन जैसे जैसे वो आती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनके काम देखे तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सो जहाँ हम थोड़ी सी आगाही जो है वो और बेहतर तरीके से दें, घर वालों को समझाएं, बताएं मजबूरियाँ हैं, गरीब हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो उनको प्यार नहीं करते, वो उनसे मोहब्बत नहीं करते। अगर कोई कोताही या कोई गलती है तो उसकी सज़ा हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती जो कि कोई भी शख्स हाथ में बोतल लेके या जग से तेज़ाब डाल दे, या लड़कियां पैदा होने की सूरत में माँ जो है उसको जला दिया जाए कोई भी बहाना करके। ये सब इसमें दो और चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो केसेस होते हैं ये क्या किसी ख़ास इकोनॉमिक क्लास से ही ताल्लुक़ रखते हैं कि जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास वहीं पर ये केसेस ज़्यादा होते हैं, या अपर क्लास में भी और जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ तबका है उसमें भी इस तरह के केसेस आते हैं? इस तरह के केसेस वेल ऑफ तबके में भी आते हैं, लेकिन बहुत कम हैं। और वहाँ पर जो सज़ाएँ होती हैं वो भी कहीं छुप छुपा जाती हैं। जहाँ पे हम थोड़ा सा लोअर इनकम ब्रैकेट की तरफ जाते हैं वहाँ पे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस किस्म के वाक़यात और हादसा ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि शादी से इनकार करने पे सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। हालांकि हमारे मज़हब में शादी करने से पहले बच्ची से पूछा जाता है या उसकी भी पसंद मालूम की जाती है। जहेज़ के ऊपर होता है। जहेज़ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने देखा कि बेटी को क्या जहेज़ दिया गया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखें तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को वो कितना प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे, क्या वो उनको जहेज़ दे नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने ये जो रस्म थी, जो रिवाज था, उसको ख़त्म किया था। और उसके बाद फिर जो इनहेरिटेंस के मामलात हैं उसके बारे में भी कुरान में लिखा हुआ है कि बच्चियों को कितने हिस्से मिलने चाहिए।
और फिर शादी ना होने की या नाकाम होने की सूरत में जहाँ मर्द को तलाक का हक़ है, वहाँ पे ख़वातीन को खुला की भी इजाज़त है। तो ये तमाम चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। जब हम ये समझ ही नहीं पाते तो इसमें खाली तालीम नहीं है, हमें यहाँ पे मज़हब से दूरी की भी बात हो रही है। ये रवैये हैं जिनका चेंज होना जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मर्दों के हवाले से भी केसेस सामने आते हैं कि मर्दों पर भी फेंका गया हो तेज़ाब? बहुत कम ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन वो दुश्मनी के तहत होते हैं। और ऐसे भी वाक़यात हुए जहाँ पे कोई मर्द जो है वो घर की 2-3 ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रहा हो तो ख़वातीन ने भी उनके ऊपर फेंका है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि वो ख़वातीन पकड़ी भी फ़ौरन गई, उनको सज़ाएँ भी फ़ौरन मिल गई, और जो शख्स जिसके ऊपर डाला गया उसका इलाज भी बहुत अच्छे तरह से बाकी सारे ख़ानदान वालों ने मिल के कर दिया। तो ये रवैये और ये सोच जो है वो हमें अपने माशरे से ख़त्म करने पड़ेंगे। ख़वातीन के साथ ये सलूक हमारी सोच की वजह से भी होता है। हम अपने बच्चों को जब तरबियत देते हैं माएँ, तो वो बेटियों को तो बहुत कुछ सिखा रही होती हैं लेकिन बेटे को नहीं सिखा रही होती। तो यहाँ पे माओं की भी गलती है कि आप उनकी तरबियत में उतना ही तवज्जो दें जितना आप बेटियों की तरबियत में देते हैं। यानी कि एक तो ये कि हम दीन से दूरी को ख़त्म करें, अल्लाह ताला ने जो बात कह दी है उस पर अमल करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी सुन्नत से जो हमें सिखा दिया उस पर अमल करना ज़रूरी है, फिर तरबियत करना ज़रूरी है, और फिर सबसे आखिर में वो जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है उसे सही तरीके से उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर ये मसाइल ख़त्म होंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, वक्त दिया आपने।